रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जिसमें कि उसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल या सपोर्टिव मटेरियल में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो पहला मतलब टॉपिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। ये दोनों ही एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं, जो दोनों बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, देखिए 6th 7th 8th में जो आपने पढ़ा वो एक अलग टॉपिक था, ठीक है, आपने वहां सब कुछ एक साथ पढ़ दिया कि रॉ मटेरियल मतलब क्या चाहिए, तो चारों चीजें आप बोलते थे। बट अभी आप 10th में आए हो तो थोड़ा सा उसको और स्पेसिफिक करके बोलना है आपको कि CO2 और H2O ही एसेंशियल रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है उसमें और ये ही प्रोडक्ट बनाता है। सपोर्टिव में जो सनलाइट है क्लोरोफिल है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आपके घर में खाना बनेगा, तो खाना बनाने के लिए आपको वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए और फ्लोर वगैरह चाहिए। बिना उसके तो आप खाना नहीं बना सकते। हाँ, गैस और बर्तन ये उसे सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा भी कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि सनलाइट और क्लोरोफिल मतलब एसेंशियल हैं, या जैसे गैस और बर्तन जिस तरह से एसेंशियल हैं उस तरीके से, है ना। तो एक ही मिनट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसेंशियल रॉ मटेरियल में, वो आता कहाँ कहाँ से है प्लांट के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से इसको देखिए। जो कार्बन डाई प्लांट ले रहा है उसे वो दो सोर्स से मिलता है। एक तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको वो दिन में लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, मतलब जो स्टोमाटा से अंदर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, जो वो खुद कार्बन डाई प्रोड्यूस करता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th में या 9th में भी 8th में भी पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन जो होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, याद रखिएगा। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, उस रेस्पिरेशन की बात चल रही है यहाँ पे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में से कैटाबॉलिक का प्रोसेस है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसको वो एक इनिशियल स्टार्टिंग के लिए भी वो यूज करता है। स्टार्टिंग के लिए जैसे सीएनजी कार किसी ने सुनी होगी, तो उसमें थोड़ा पेट्रोल रखा जाता है, ताकि जब भी कार स्टार्ट होती है ना, तो वो उस पेट्रोल से स्टार्ट होती है। बाद में वो सीएनजी की जो है कनेक्शन उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, या उसको लगातार कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कार्बन डाई के लिए बस इतना ही लिखना है, इसका सेंटेंस फॉर्म करना है आपको, मतलब हेडिंग डाल के एसेंशियल लिख के कार्बन डाई लिख के इसका सेंटेंस फॉर्म करना है कि इन प्लांट्स द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द डिफ्यूजन, या ये सकते हो बाय द स्टोमाटा विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। पहला कॉमा लगा के उसके बाद दूसरा, इट ऑल्सो यूज द सेल्फ प्रोड्यूस्ड CO2 बाय द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आप इतना भी लिख सकते हो। अच्छा, तो ये बात हो गई है ना। इसके बाद हम अब बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूजन से रूट में से ऊपर को आता है, यानी कि सॉइल में से आता है, और वो प्लांट यूज करेगा अपने ऊपर। तो ये आपको एक अगला चैप्टर भी आने वाला है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, उसमें मैं पढ़ाऊंगा पानी ऊपर कैसे जाता है। पर आप ये बात याद रखिए कि जो वाटर आता है उसका, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पॉइंट है। 4%, याद रखिएगा, 4% वाटर जो है यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। रेस्ट बचा 96% वाटर जो है वो इवोपरेशन से बाहर निकल जाता है, या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए प्लांट के, और मतलब इवोपरेशन से वो बाहर निकल जाता है। बस आप इतना समझिए, वो पूरा का पूरा यूज में ऐसे नहीं आता है। एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए याद करने के लिए। तो आप इसके लिए भी सेकंड पॉइंट नाम की हेडिंग डालेंगे
H2O लिखेंगे और उसमें पूरा लिख देंगे इट कम्स फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स, absorbed by the root hair and send it to the various part of the plant. The total absorbed water, only 4% uses in the photosynthesis, rest 96% water evaporate and makes the plant या उसको कूल करता है, प्लांट को टेम्परेचर को कम करता है। तो बस इतना ही है आपके लिए एसेंशियल का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा सनलाइट। तो मैं यहाँ तक आपको लिखने के लिए जैसे मैंने समझाया, आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, आप वही लैंग्वेज का यूज करके इसको लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है लाइट, यानी ये सपोर्टिव मटेरियल है, पर हम थोड़ा इसको अच्छे लेवल तक जाके पढ़ेंगे। हम किसी भी चीज को अगर देख पाते हैं तो वो किस वजह से देखते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको ये बात याद होना चाहिए कि जब भी कोई भी सरफेस पे किसी भी, ये फिजिक्स का टॉपिक है वैसे तो, एनी सरफेस, सपोज यहाँ पर कोई एक ये कोई सरफेस है और इस पर एक कोई लाइट आती है और ये लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का एक टॉपिक है। अब होता क्या है यहाँ पर, एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जो लाइट के जो मतलब लाइट ट्रैवल करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को, इन नैनो पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स या लाइट मूव्स इन वेव्स, यस वी नो दैट कि लाइट मूव वेव में मूव करती है, और वो जो एनर्जी है यानी जो वेव है, जो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोटॉन्स कहलाते हैं, एनर्जी यूनिट्स। समझ रहे हो? इन द एनर्जी यूनिट कॉल्ड फोटोन। यूनिट नहीं है इसकी फोटोन, लेकिन उसको बुलाते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स के रूप में ट्रेवल करते हैं। तो जो व्हाइट लाइट आप देख रहे हो, यानी ये पूरी व्हाइट लाइट है जो आप देख रहे हो, ये जो है पूरा का पूरा व्हाइट लाइट है जो एक पूरी की पूरी नीचे को आ रही है। इसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब इस व्हाइट लाइट में आप जानते हैं कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। पर आपको एक बेसिक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, चलो वो भी समझा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद इसकी बेसिक मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट जो है तो हम देखते हैं, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे लिया गया है। जितना आपको समझ में आए आप उतना समझने की कोशिश करें। क्या है यहाँ पर, जैसे जो ये जो लाइट का है, ये जो लाइट का जो पूरा ये लिया जा रहा है, तो जो लाइट हम देखते हैं, याद रखिएगा, जो लाइट हम देखते हैं वो विजिबल लाइट, यानी कि वो इस फ्रेम में आती है, इस फ्रेम में, और उस फ्रेम को यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया जा रहा है। ये वैसे तो वेवलेंथ इधर आप जब मूव करेंगे, यानी कि जब आप इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, शॉर्ट होगी, और जब आप इस तरफ को जाएंगे तो वेवलेंथ हाई होगी। तो जब आप लेफ्ट साइड को जाएंगे तो वॉयलेट यानी जो ब्लू कलर होगा वो इस तरफ को इंक्रीज होगा। गामा रेज, एक्स रेज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़िए। मतलब विजिबल लाइट के पहले होगी यूवी लाइट, यूवी के पहले एक्स रे, एक्स रे के पहले गामा रे। याद रखिएगा। अगर हम विजिबल लाइट के बाद की बात करेंगे, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, आपको वहां पढ़ाया ही जाएगा। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये आएगा नियर बाई इंफ्रारेड, फिर आएगा इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स, मतलब थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी आती जा रही है। तो जब हम इधर को, मतलब ये रेड समझ गए, मतलब इसको याद करने का तरीका है विबग्योर। तो वी से स्टार्ट होता है और आखिरी में आर आता है, यानी कि वी मतलब वायलेट, आर मतलब रेड। तो थोड़ा बहुत दिमाग में आपकी बना रहेगा टॉपिक, याद रखिएगा इस बात को आप लोग। अब यहाँ पर क्या है, जो फोटोसिंथेसिस में, अब देखो यहाँ पर हर एक फोटोन की एक वेवलेंथ दिखाई जा रही है आपको। यहाँ पर हर एक जगह पर एक वर्ड लिखा हुआ है वेवलेंथ, देखो यहाँ हर जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ,
वेवलेंथ हर जगह लिखा हुआ है, देखो हर जगह, यहाँ पर भी, सब जगह वेवलेंथ वेवलेंथ नोट कर रख के लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये वेवलेंथ को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में आएगा, यानी वेवलेंथ वाली बात आपको समझनी है। हम जो वेवलेंथ की बात करेंगे वो होगी 400 से लेके 700 के बीच में। देखो नीचे, देखो सबसे नीचे मैंने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। 400 से 700 के बीच की वेवलेंथ हमें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है, 400 से 700 पूरे के पूरे ये सभी मतलब लाइट यूज में आएगी। 400 से स्टार्ट होके 700 तक जाएगी वो, है ना। तो ये बात आपको पता चल गई। अब इस 400 से 700 के जो बीच में जो लाइट यूज हो रही है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है PAR। याद रखिएगा, PAR का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। याद रखिएगा, PAR का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे किसी भी ओलंपियाड या किसी भी अच्छे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पार, या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की वैल्यू क्या होती है, तब आपको लिखना पड़ेगा 400 से 700 के बीच में होती है। और ये क्वेश्चन NTSE में भी पूछा गया है। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि PAR की वैल्यू कितनी होगी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट्स। अब ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, हम हर एक, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि लाइट जिस सरफेस के ऊपर पड़ेगी उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लो क्या होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये एक सरफेस है, यहाँ पर लाइट आई, लाइट को यहाँ देखा गया कि लाइट यहाँ पर गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पर ये होगी बेटा कि जो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स, वो 400 से लेके 700 की वेवलेंथ वाले फोटॉन्स यहाँ पर एक साथ बम्बार्डेड किए जा रहे हैं। याद रखना इस बात को, छोटे छोटे फोटॉन्स यहाँ पर बम्बार्डेड किए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे फोटॉन्स जो हैं आपको नहीं दिख रहे हैं पर वो यहाँ हैं। ऐसे ऐसे फोटॉन्स जो हैं यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये देखो वेवलेंथ के फॉर्म में, और यहाँ पर ये बम्बार्ड कर दिए गए, गिरा दिए गए। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस में आप जानते हैं कि हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज केमिकल से बनी है। जैसे हम कोई भी कलर की शर्ट पहनते हैं तो हमको वो कलरफुल दिखती है, या जैसे व्हाइट कलर हो गया, या दुनिया भर के कलर है, रेड है, ब्लू है, ये कलर क्यों दिखते हैं हमको? क्योंकि हर एक सरफेस, हर एक मतलब जो भी जिस जगह पे लाइट पड़ रही है वो लाइट को, लाइट के इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। थोड़ी सी केमिस्ट्री यहाँ पे और पढ़ी जाए। जैसे मैं इस पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये मैं सरफेस के पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, सरफेस को मैं समझा रहा हूँ। सरफेस क्या चीज है, सरफेस का केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री क्या है, सरफेस केमिस्ट्री भी आएगा एक टॉपिक आपको। यहाँ पर क्या मतलब केमिस्ट्री है इसकी, क्या मतलब किस चीज से ये बना हुआ है, तो चलो वो समझ लिया जाए। मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो सब पाए जाएंगे, यहाँ पे ऑर्बिट होंगे इसके। मतलब जो ये मतलब केमिस्ट्री की जो बात करी जा रही है, तो यहाँ पर इसके ऑर्बिट्स वगैरह पाए जाएंगे। उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, उन्हीं ऑर्बिट्स में। जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं कि वो एक अपना उनका एक स्पीड होती है, उसी स्पीड से ये ट्रैवल कर रहे हैं, इधर को ऐसे ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। याद रखना इस बात को, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो ये एनर्जी के जो पैकेट्स हैं जो हमने भेजे हैं, वो इनके अंदर फिल हो जाएंगे, यानी भर जाएंगे इसके अंदर, यहाँ यहाँ पे भर जाएंगे। और जब
जब वेवलेंथ से वो चार्ज हो चुकेंगे, यानी उससे ज्यादा वो चार्जिंग, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो आप, चार्जिंग से जोड़ दिया आपने, पावर से जोड़ दिया, भाई वो 100% के ऊपर थोड़ी ना चार्ज हो जाएगा। भाई वो आप चार्जर जोड़ के रखे रहो, उसमें पूरी रात रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई वो एक लिमिट तक, यानी 100% बैटरी जब उसकी हो जाएगी, तो उसके ऊपर तो चार्ज करने वाला नहीं है। क्यों नहीं चार्ज करेगा? इसका रीज़न आपने सोचा है कभी? कि मोबाइल फ़ोन केवल और केवल 100% तक ही क्यों चार्ज होता है? उसके ऊपर क्यों नहीं चार्ज हो जाता? 200% क्यों नहीं हो जाता? क्यों? क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी है उसमें लिथियम आयन होता है। लिथियम आयन, याद रखिएगा इस बात को, सॉलिड स्टेट में होता है वो लिथियम आयन। तो जब आप उसको चार्ज करते हैं तो लिथियम आयन के वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके, वो इलेक्ट्रॉन को चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ये जगह भर जाएगी पूरी इलेक्ट्रॉन ये चार्ज से। साथ ही साथ एक और काम होगा वहाँ पे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर के, ये उस चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे, जो चार्ज बाहर से आ रहा है, और इसी सर्किट में, यानी इससे अपने ऑर्बिट में एक स्पीड से, यानी उनकी स्पीड तेज हो जाएगी और वो तेज स्पीड से घूमने लगते हैं यहाँ पे। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कोई रोलर कोस्टर है, ऐसे गोल-गोल घूमने वाला है, आपने उसमें ऐसे कोई बच्चा खड़ा है, यहाँ पे बच्चा खड़ा है, तुमने उसको धक्का दिया पहले, उसने वो अपने आप से घूम रहा है मान लो, फिर तुमने उसको और धक्का दे दिया, तो वो और तेज़ी से ऐसे-ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमने लगेगा इसमें। पर उसकी घूमने की एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि तुम उसको एकदम 500 किलोमीटर की स्पीड से घुमा सकते हो, नहीं, एक लिमिट से ही घुमाओगे उसको और वो घूमता रहेगा और अगर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से घुमा दिया, तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होगा, वो बच्चा यहाँ से उठ के सीधे बाहर गिर जाएगा जाके। यानी वो इतना ओवर एक्साइटेड हो जाएगा कि वो अपने अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में घुस जाएगा जाके। उसी तरीके से ये बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट काम करता है, जो कि 11th में आपको पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक लिमिट तक चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद वो अपने-अपने ऑर्बिट्स को छोड़ना चालू कर देते हैं। ये बात याद रखिए। इसी वजह से आपको ऑर्नामेंट पहनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखना। सोना, चांदी, मेटल हम इसी वजह से पहनते हैं, डायमंड। जब भी इन पर लाइट गिरती है, सोने पे, चांदी पे, डायमंड पे लाइट गिरती है, या हमारे बॉडी का हीट उनको मिलता है मेटल्स को, तो जो उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चार्ज अप हो जाते हैं और वो अपने ऑर्बिट से जंप करने लगते हैं सीधे-सीधे। तो होगा ये कि वो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी को कॉन्टैक्ट में आने से हमारे बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे और हमें चार्ज मिलेगा। मतलब गोल्ड चार्ज, गोल्ड का, और ये सब चीज़ें बहुत ही थोड़ा-सा टिपिकल टॉपिक है, आपको जब कभी मौका मिला तो मैं बाद में फिर से पढ़ाऊँगा। थोड़ा-सा एक और बात बता देता हूँ, इसीलिए सोने-चांदी का जो, मतलब आपने कभी च्यवनप्राश में सुना होगा, उसमें लिखा होता है कि गोल्ड ऐश उसमें होती है पड़ी हुई, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। हो सकता है ऐसा। तो मैं ये समझा रहा हूँ, वापस आ जाओ सब कुछ छोड़-छाड़ के, कि जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ने एक लिमिट तक इस आयन्स को एब्ज़ॉर्ब किया होगा। यहाँ पर जो आयन्स एक लिमिट तक यहाँ पर एब्ज़ॉर्ब किया होगा, उसके बाद इसने रिफ्लेक्ट करना चालू कर दिया। तो ये याद रखो कि 400 से 700 के बीच में जो भी वेवलेंथ उसको सूटेबल लगेगी, वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, उसके केमिस्ट्री के आधार पे। याद रखिएगा इस बात को। समझ लेना इस बात को। अब आप सोचेंगे सर 400 वाला एब्ज़ॉर्ब करना चालू करेगा, तो हर एक 700 वाला रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है। तब तो सब दुनिया में सब चीज़ों का कलर रेड ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक जो मतलब ऑब्जेक्ट है ना, उसकी एक केमिस्ट्री होती है, उसका एक नेचर होता है। वो उस नेचर के आधार पे चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे तुमने कोई चीज़ भरना चालू कर दी है, तो वो लीनियर ऑर्डर में भरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि 400 वाला गया, फिर 450 वाला गया, फिर 500 वाला गया, फिर 600, 650, तब तक जाते-जाते वो फुल हो गया। 650 तक तो वो फुल हो गया। तो भी जितने 700 वाले थे वो सब रिफ्लेक्ट होने लगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो दुनिया में सारी चीज़ रेड ही दिखाई देंगी। तो मतलब ये कहने का है कि एक केमिस्ट्री में, मतलब जो सरफेस है उसका एक नेचर होगा कि वो हर एक प्रकार की चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो कुछ 700 वाला भी ले लेगा,
कुछ 600 वाला भी ले लेगा, कुछ 500 वाला भी ले लेगा, कुछ मतलब अलग अलग है। मैं जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो अभी दुनिया में जैसे मैं ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हूँ तो आपको ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है? क्योंकि हो सकता है कि जो उसमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट दिखाता है जो वेवलेंथ में, आप पीछे जाइए और देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ आती है वो 500 से 600 के बीच में आ रही है। यानी अगर मेरी शर्ट का कलर आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब है 500 से थोड़ा बाद की वेवलेंथ जो है रिफ्लेक्ट हो रही है ना? और येलो तक नहीं दिख रहा है, येलो के पहले है। ऐसा है, मान लो मेरी कलर येलो कलर की दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि 550 के बाद और 600 से थोड़ा पहले का जो वेवलेंथ है वो आपको शो हो रही है। इसीलिए दुनिया में इतने प्रकार के कलर होते हैं। जब आप एशियन पेंट वगैरह जाते हैं तो आपको पूरा कैटलॉग पकड़ा देते हैं वो। उसमें ऐसे-ऐसे कलर लिखते हैं जो हमने सुने ही नहीं है आज तक कभी भी। पर वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि कोई भी कलर कोई एब्सोल्यूट कलर नहीं होता है इस दुनिया में, याद रखना। नो एनी कलर इज़ अ एब्सोल्यूट कलर इन दिस वर्ल्ड, याद रखना। कोई भी कलर एकदम एब्सोल्यूट है ही नहीं। अगर कोई बोले ये रेड है तो आप कभी मत मानना कि वो रेड है। रेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कलर कोई एब्सोल्यूट होते ही नहीं है। हाँ, बेसिक कलर होते हैं जो आपने ऐसा सुन रखा है कि 3 कलर होते हैं जो बेसिक कलर होते हैं। पर अगर कोई बोले कि ये रेड क्या बेसिक कलर का रेड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक्चुअल रेड कलर तो किसी ने देखा ही नहीं है आज तक कभी भी। क्योंकि वो उस वेवलेंथ में वो कहाँ से उठा रहा है उसको ये नहीं पता आपको। सपोज़ दैट वो कौन-सी वेवलेंथ को उठा रहा है, 700 से थोड़ा-सा पहले को उठा रहा है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम चेक कर लो कि 700 वाला ही बाहर निकल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई मीटर ही नहीं बना है अभी तक दुनिया में, जो कितनी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मॉनिटर कर ले। तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ थोड़ा हाई लेवल जा रहा है ये, लाइट को लेके, ऑप्टिक्स को लेके थोड़ा हाई लेवल गया है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे क्लोरोफिल ये एक पिगमेंट है। द प्राइमरी पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्लोरोफिल एक केमिकल है और वो पिगमेंट है जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट। याद रखना इस बात को, ये रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है, नॉट ग्रीन। इसी वजह से हमको उसका कलर ग्रीन दिखता है, लीव्स का कलर ग्रीन दिखता है। पर आप ये भी नोटिस करना, दुनिया में सारे पौधों का कलर एक जैसा ग्रीन क्यों नहीं दिखता है? अभी मैंने वही बात बताई आपसे, कोई पौधे की लीफ ज़्यादा ग्रीन दिखती है, कोई की लाइट ग्रीन दिखती है, किसी की थोड़ा-सा ग्रीन में भी फ़र्क होता है। तो वो चलो ख़ैर वो तो हाई लेवल पॉइंट है, पर बेसिक पॉइंट इतना समझ गए हम लोग कि ग्रीन कलर इस वजह से दिखता है कि हमको वो रिफ्लेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाई द कलर ऑफ लीफ इज़ ग्रीन? तो आप वहाँ पे इसका आंसर ये सेकंड पॉइंट लिख के आएँगे। तो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और ये आपको लिखना है। हाँ, मैं करता हूँ 1 मिनट। तो ये आप पहले इतना लिख दो, आप इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। जो मैं ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आपको ये हेडिंग डालनी है। ये आपको हेडिंग डालनी है, लाइट एब्ज़ॉर्ब बाय पिगमेंट, ये डालनी है हेडिंग। और उसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ तक लिखना है। ये लिख दिया आपने यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये रखी जा रही है, एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट रखा जा रहा है कि जो मतलब जो अभी यहाँ क्या है देखो, एब्ज़ॉर्ब करने की यहाँ देखो क्या है, रिलेटिव एब्ज़ॉर्प्शन और वेवलेंथ इन द नैनोमीटर, ये हमको पता चलता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट किस, ये देखो ये जो राइट साइड में नीचे एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है ना, यहाँ पर ये चीज़ शो की जा रही है कि किस रिलेटिव एब्ज़ॉर्ब किस चीज़ को ज़्यादा हो रहा है। तो इस जगह पे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो रही है लाइट एनर्जी और इस जगह पे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब हो रही है। यानी शुरू में और लास्ट में, बीच में न्यूट्रल रहती है वो। यानी ये पता चलता है मुझे, एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का हाई किस पॉइंट पे है, 400 यानी कि वॉयलेट और रेड की जगह पे थोड़ा ज़्यादा है। यानी आप ये कह सकते हो ब्लू और रेड के लिए ज़्यादा है। ब्लू और रेड, आई रिपीट द वर्ड, ब्लू और रेड के लिए एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ही लिखना है और इसको मतलब ये पूरी स्लाइड लिखनी है आपको, इसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, अगर कुछ रह जाएगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बोलता हूँ। बोलिए, 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 बोलिए। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर ये टॉपिक है, जिसमें कि वो पिगमेंट्स जो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं।
लाइट एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो लाइट आती है वो एक विजिबल, एक मतलब एक फिक्स वेवलेंथ होती है। 400 से 700 के बीच में वो वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि पिगमेंट्स जो होते हैं वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब एब्जॉर्ब होगी वेवलेंथ तो क्या है सिस्टम, देखते हैं चलिए। वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं पहले आपको एक जनरल लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। इन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसिस प्लांट मस्ट कन्वर्ट द एनर्जी in sunlight form in which it can be used to synthesize the carbohydrate glucose। मतलब एनर्जी जो है सन से आ रही है उसे वो कन्वर्ट करेंगे। Thus plant convert light energy into chemical energy। ये जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, एक नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, बीच की लाइन बस उतनी लिखनी है। सनलाइट is captured by a complex organic photoreceptor molecule called chlorophyll, और साथ ही साथ एक और है कैरोटिनॉइड्स। यहाँ पर है कैरोटिनॉइड which are present in the green and colored part of the plants। ये भी आपको नोट करना है। दो चीजें जरूरी हैं, मतलब कि क्लोरोफिल तो है ही है जरूरी, सबसे जरूरी क्लोरोफिल है। कैरोटिनॉइड जो एक्सेस में है वो भी काम में आएंगे, उनका मैं यूज आपको बताऊंगा। अब इसके बाद बीच का आगे क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूँ। द क्लोरोफिल, अब यहाँ बात क्लोरोफिल के बारे में करी जाएगी तो मैं इसको अलग कलर से अंडरलाइन करूंगा। The chlorophyll molecule mainly present in the leaf but may also present in the small quantities on the stem and the green branches। The different types of chlorophyll molecule like A and B and C and D, अभी ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ वाला आते हैं। Chlorophyll A and chlorophyll B are the main pigment present in the green plants। They absorb mainly blue and the red region of the visible light। जो मैंने अंडरलाइन किया है उतना ही आपको लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मॉड्यूल में ही अंडरलाइन कर दीजिए पेंसिल से। पेन से मत करिएगा अंडरलाइन, याद रखिए इस बात को, पेंसिल से करिए। तो और इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। मैं इतना बता देता हूँ कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये ब्लू और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, यानी इनकी जो एक्टिविटी है वो ब्लू और रेड लाइन में ज्यादा होती है। इस टेबल को समझिए, ड्रॉ करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। तो मैं चलिए ये बात आपको समझा देता हूँ पहले। क्लोरोफिल ए बी सी डी 4 प्रकार के क्लोरोफिल हैं, जिसमें से कि क्लोरोफिल ए और बी मतलब है तो सबका कलर ग्रीन, सबका ए बी सी डी सबका कलर ग्रीन है, बट जो क्लोरोफिल जैसे ए और बी है वो सिर्फ ग्रीन ऑल प्लांट्स मतलब बड़े प्लांट्स में पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल सी और डी है लास्ट वाला, ये छोटे थैलोफाइट्स में पाया जाता है। जो याद करिए आपको मैंने पहले पढ़ाया है, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, उनमें पाया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पिगमेंट जो हमने बात करी अभी आपसे कैरोटिनॉइड के बारे में, याद रखो इसको। कैरोटिनॉइड एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं, जिसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल 2 कलर के पिगमेंट हैं। ये ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओलंपियाड एग्जाम में कि कैरोटीन का कलर कैसा होता है, ज़ेंथोफिल का कलर कैसा होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अच्छे एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ ये आपको याद हो गया। ये सभी में पाए जाते हैं, वैसे तो छोटे पौधों में भी होते हैं, ग्रीन एल्गी और सभी में पाए जाते हैं। अब ये क्या है, आपने देखा भी है, जैसे कोई लीफ है तो वो लीफ जब तक मतलब छोटी है तब तक, यानी ये मतलब एक्टिव फेज में है तब तक वो ग्रीन होगी। लेकिन जैसे जैसे वो लीफ ओल्ड होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, वो तो धीरे धीरे उसका ग्रीन कलर जो है कम होगा और जो उसका बाकी येलो कलर है वो ज्यादा होगा। इसकी वजह क्या है, हॉर्मोन्स, प्लांट हार्मोन, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा।
जैसे हमारे भी तो बाल पहले काले होते हैं, बाद में सफेद हो जाते हैं, ये भी हार्मोन की वजह से है। ये भी आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा कैसे कलर चेंज होता है, क्योंकि पहले भी होता है। ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल है तो ज़ेंथोफिल नहीं है लीफ में, दोनों ही पिगमेंट सेम टाइम पे होते हैं, मतलब उसी समय पे पाए जाते हैं। लेकिन वो ग्रीन वाला क्लोरोफिल इतना ज़्यादा होता है कि जो ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि शो कर पाएँ। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये टॉपिक ये था, अभी ये टेबल मैंने समझा दिया आपको, है ना? अब आपकी मर्ज़ी है इसको बनाइए या ना बनाइए, पर अगर मैं टेस्ट लूँगा कभी, तो ये पूछूँगा मैं अपने आईआईटी आश्रम के एग्ज़ाम में कि कैरोटीन का कलर क्या है, ज़ेंथोफिल का कलर क्या है, ये सब क्या है। अच्छा, तो यहाँ मैंने आपको एक बात बताई कि जो क्लोरोफिल है, वो किस कलर को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करता है, ब्लू और रेड को। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्लू और रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैंने जो अभी बताया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में, ए, बी, सी, डी के बारे में, वो सब तो था। लेकिन अभी जो कैरोटीनॉइड्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो लाइट एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेंगे, यानी ये वेवलेंथ वो वाली वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, जो क्लोरोफिल नहीं कर रहा है। तो अब उस वेवलेंथ को ही करेंगे क्या, जिसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे? उसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल को, यानी जो हमने एब्ज़ॉर्ब किया वो हम क्लोरोफिल को दे देंगे। यानी जैसे कि कोई मतलब मनी कलेक्शन हो रहा है, तो आपने भी कुछ अपने एरिया में कलेक्शन किया पैसे का और जाके किसी बड़े कॉज़ में या कोई बड़ी ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, उसमें आपने कहा ये लो हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने भी वही कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन, जब जब भी कभी एमसीक्यू टेस्ट होगा कि क्लोरोफिल कौन-सा लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, क्लोरोफिल कौन-सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह कैरोटीनॉइड कौन-सी लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है और कौन-सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये सेम क्वेश्चन इसके साथ में भी रखा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कैरोटीनॉइड जो एनर्जी मतलब एनर्जी जो एब्ज़ॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी, वो किसे देगा? भूलिएगा मत, वो अपनी एनर्जी भेज देगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, या जो उसके पास में है, यानी जिस ऑर्गेनिज़्म में वो है। अगर बी वाले में है तो बी होगा। वैसे ए और बी तो पाया ही जाता है बड़े प्लांट्स में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी प्लांट जो प्लांट दिखते हैं ग्रीन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि उनका कलर ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब दे एब्सॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट of the white sunlight and reflect green unless masked by the other pigment। यानी अगर कोई अदर पिगमेंट से मास्क यानी छुपाए नहीं जा रहे हैं, तो उनका कलर बेसिकली ग्रीन ही आने वाला है। पर जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ज्यादातर येलो और बाकी लीव्स दिखाई देती हैं, वो क्रॉटन वगैरह के पौधे अलग होते हैं। वो पौधों की क्वालिटी ही अलग होती है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि उनमें ऐसा-ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है ना? तो बस ये यहाँ तक था आपका टॉपिक। ये नहीं लिखना है आपको, व्हाई डू प्लांट्स ये नहीं लिखना। लेकिन कैरोटीनॉइड का पूरा पैराग्राफ लिखना है आप सभी को, और उसके ऊपर टेबल आपकी चॉइस है, बनाइए मत बनाइए। बाकी ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना था, जो भी मैंने आपसे कहा था। बाकी आपको सब मैंने नहीं, जो मैंने ऊपर इंडिकेट किया था वही लिखना है। अच्छा, नहीं पूरा नहीं। अभी मैं ये बता चुका हूँ, अंडरलाइन करा चुका हूँ कि यहाँ में से क्या-क्या लिखना है। खैर, अब अगली हेडिंग जो है अब स्टार्ट होगी हमारी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर या लीफ का स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। लिखाएंगे नहीं, इसके लिए हम केवल और केवल डायग्राम पर ही काम करेंगे और डायग्राम से ही समझेंगे, और उसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना?